वेलकम। मैं राधा कृष्ण आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स 30 तारीख के क्वेश्चंस में जो है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर फटाफट देख लेते हैं कि बेसिक चीज देख लेते हैं कि एफडीआई क्या होती है। देखिए, से फॉर एग्जाम्पल ये एक कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी है ना। अब इस कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है, तो ये कंपनी अपने देश में पैसा इकट्ठा कर सकती है, अपने देश से पैसा ले सकती है या विदेशों से पैसा इकट्ठा कर सकती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अपने देश से पैसा इकट्ठा कर सकती है और दूसरे देश से भी इकट्ठा कर सकती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, माध्यम दो होगा, या तो ऋण होगा या तो शेयर होगा। ठीक, या तो ऋण होगा या तो शेयर होगा। धन उगाही का, यानी कि या तो आप लोन लोगे किसी से या किसी को बोलोगे कि हम अपनी कंपनी में आपको शेयर दे रहे हैं, इसलिए आप हमें पैसा दीजिए। तो या तो ऋण या तो शेयर, या तो अपने देश के अंदर आप इकट्ठा करोगे या देश के बाहर। तो जब देश के बाहर शेयर के माध्यम से आप पूंजी बाजार में पैसा इकट्ठा करते हो तो उसे बेसिकली एफडीआई कहा जाता है। ठीक, अब एफडीआई का मतलब है कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किसी क्षेत्र में विदेश के लोग डायरेक्ट निवेश करें और जहां वो निवेश करें वहां उनकी भागीदारी हो जाए, उनका शेयर हो जाए, उसे एफडीआई कहते हैं, है ना। अभी के लिए इतना ही यहां समझिए, इसमें और कई चीजें होती हैं। एफडीआई के अलावा एफआईआई होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वो सब चीजें यहां पर मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता हूं, बस यहां पर इतना समझिए एफडीआई। तो ये जो एफडीआई है, एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, जो हमारे देश के किसी सेक्टर में, किसी क्षेत्र में, किसी कंपनी में पैसा निवेश करती है और निवेश करने के बाद वो उसमें जितना परसेंट शेयर खरीदती है उतने का मालिकाना हक उसके पास रहता है। क्लियर? तो एफडीआई एक तरह से बाहर का पैसा हमारे देश में आ रहा है, हमारा बेनिफिट भी उससे होगा कहीं ना कहीं, है ना। चूंकि बाहर का पैसा हमारे देश में आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका हम लोग अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे तो व्यापार बढ़ेगा, है ना। तो देखिए यहां पर बोलता है कि अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रेड है, उसने अभी घोषित किया कि हमारे देश में जो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट है पिछले साल की तुलना में इस साल, मतलब 2018-19 की तुलना में 2019-20 में 13% बढ़ा है। यानी कि पहले टोटल जो इन्वेस्टमेंट था वो तकरीबन 44 अरब था, यानी 44 बिलियन डॉलर था, वो बढ़ करके 49 यानी लगभग 49.97 यानी लगभग 50 बिलियन डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो गया है। क्लियर है? यानी कि लगभग 13% की बढ़ोतरी हुई, है ना। और क्या क्या बताया, और बताया कि सिंगापुर सबसे ज्यादा लगभग $14 ये सिंगापुर ने निवेश किया। ये लगभग 30% के बराबर है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा निवेश हमें सिंगापुर से मिला। फिर उसके बाद नंबर 2 पर मॉरिशस से हमें सबसे ज्यादा निवेश मिला हुआ है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि ये सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश हुआ है, लगभग 7.85 बिलियन सेवा क्षेत्र में निवेश हुआ है।
और नंबर 2 पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में जो है लगभग 7.67 बिलियन का निवेश हुआ है। और बोलता है कि राज्यों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा निवेश महाराष्ट्र में हुआ है, फिर कर्नाटका में, फिर दिल्ली में। तो रैंक याद रखिएगा, ये इम्तिहान में कभी कभी पूछता है ना। तो सबसे ज्यादा किस देश ने? सबसे ज्यादा जो है सिंगापुर ने, ठीक है। नंबर 2 पर मॉरिशस ने। सबसे ज्यादा कौन सा प्रदेश पाया? तो महाराष्ट्र पाया है, फिर कर्नाटका, फिर दिल्ली। किस सेक्टर में सबसे ज्यादा आया है? तो सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में आया है, फिर नंबर 2 पर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आया है। क्लियर है? तो ये रहा। अब इसके आधार पर आप देख लीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है यूएस से पिछले वित्त वर्ष के दौरान 14.67 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। इसके बाद मॉरिशस का स्थान था। तो देखिए ना, यहां पर अगर आप समझें तो सबसे ज्यादा किसने निवेश किया था? ये 14.67 बिलियन डॉलर यूएसए ने नहीं बल्कि सिंगापुर ने निवेश किया है ना। तो पहला लाइन यहां पर अगर यूएसए की जगह सिंगापुर लिखा होता तब ये लाइन सही होता, या नहीं लिखा हुआ है इसलिए ये लाइन गलत है। लाइन 2 देखिए, राज्यों के बीच महाराष्ट्र ने $7.26 बिलियन के निवेश के साथ 30% की दर से एफडीआई का उच्चतम हिस्सा प्राप्त किया है। तो बिल्कुल सही है। टोटल 49 इतने में से जो है लगभग इतना पा रहे हैं, तो है ना, सबसे ज्यादा पा रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पर ये दूसरा लाइन करेक्ट है, पहला लाइन गलत है, इसलिए यहां पर अगर आप समझें तो केवल 2 सही होगा। बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? न्यूज में क्यों है? क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का अभी दिल की दौरा पड़ने के कारण, मतलब पहले मुख्यमंत्री का दिल के दौरा पड़ने के कारण मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में है। ध्यान दीजिएगा, अजीत प्रमोद कुमार योगी है ना, मुख्य मतलब फेमस थे अजीत जोगी नाम से। ठीक, अजीत योगी नाम से फेमस थे। ये जब झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये 3 प्रदेश जब बने अलग अलग 2000 में, तो उस समय ये छत्तीसगढ़ के पहले सीएम बने थे सन 2000 से 2003 के बीच में। ठीक है, अजीत जोगी के पीछे कांग्रेस का बहुत बड़ा जो है हाथ रहता था, और ये एक आईएएस अधिकारी भी थे। सन 1981 से 85 के बीच में ये इंदौर जिले के डीएम भी रहे, है ना। इनके पीछे कई केसेस भी चलते रहे, जैसे कि ये माना जा रहा था कि ये अगड़ी जाति के थे और इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट एसटी का बनवा लिया था और उसके द्वारा ये नौकरी प्राप्त किए थे। ठीक है, तो उस पर कई कमेटियां बनी थी, लेकिन अब चूंकि इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के कारण लोग जो है उस पर कुछ कर नहीं पाए। तो ये रही, और ये जो है सांसद भी रहे, लोकसभा में भी सांसद थे और राज्यसभा में भी सांसद रहे। इनकी मृत्यु अभी दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई है, लगभग 74 साल की आयु में, तो इसलिए न्यूज में है। तो पहले मुख्यमंत्री के रूप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए फॉर एप्पल इज द, मतलब ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया हुआ है, लघु वन उपज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अब समझते हैं बात, न्यूज में क्यों है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है, उसने एक कार्य किया है, उसने कुछ उपजों को एमएसपी में शामिल किया है। ठीक है, इसलिए न्यूज में है। तो समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि यहां पर ये एमएफपी क्या होता है। 2 चीज, एक होता है एमएफपी, है ना, और दूसरा है एमएसपी, है ना। एमएफपी जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, लघु वन उपज, यानी कि वन में उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे जो उपज हैं उन्हें लघु वन उपज कहा जाता है। अब
उसको उपजाने वाले मुख्य रूप से ट्राइबल्स हैं, यानी जनजाति हैं। ठीक, अब उनका विकास कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, उनका विकास तब होगा जब उनको एक कायदे का मूल्य मिले। तो जो मूल्य उन्हें मिलने को है उसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। ठीक, तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, एमएसपी जो होता है, वो किसी भी सेक्टर में अगर लागू है तो उस सेक्टर के किसानों को काफी फायदा होता है कि मतलब उत्पाद कितनी ज्यादा हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उतना कीमत लगभग मिलती है। क्लियर है? सरकार उस कीमत पर खरीदती है। तो पहले से ही वन से जो लघु वन उपज, 50 तरह के लघु वन उपजों को एमएसपी में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल किया गया था। अभी हाल फिलहाल में कल न्यूज में है कि 23 और प्रोडक्ट को उसमें शामिल कर दिया गया। इस प्रकार 73 लघु वन उपज हो गए जो एमएसपी के दायरे में आएंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिनका मिलेगा। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से जो इस बार शामिल किया गया है वान तुलसी, वन जीरा, मशरूम, काले चावल और जौहर चावल, इनको जो है उसमें शामिल किया गया है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, ये स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने निकाला है। इसने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लोग तय करेंगे उसमें 10% का लचीलापन रहेगा। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो जैसे मान लीजिए कि मशरूम का 100 रुपया तय किया, 100 रुपया क्विंटल या 100 रुपया किलो तय कर दिया। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। तो स्टेट के पास ये लिबर्टी रहेगी, ये लचीलापन रहेगा कि वो चाहे तो 10% एक्स्ट्रा, चाहे तो 10% कम एमएसपी निर्धारित कर सकती है। यानी 110 भी कर सकती है और 90 भी कर सकती है। वो अपने राज्य में उसके प्रोडक्शन और वहां के जनजातियों की स्थिति के आधार पर वो एमएसपी डिसाइड कर सकती है। समझ आ गई बात? इस पूरे कार्य को करने के पीछे मुख्य थीम क्या है कि एमएसपी के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन को जो है अच्छा बनाया जाए। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इस पूरे कार्य को क्रियान्वित करने के लिए ट्राइफेड जो है वो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यानी कि ट्राइफेड जो है वो इस पूरे प्रोग्राम को क्रियान्वित करने में एक एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। क्लियर? तो यहां पर अगर आप देखें तो बोलता है जनजाति मामलों के मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में 23 अतिरिक्त लघु वन उपज वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है। करेक्ट है, इसीलिए तो न्यूज में है। क्लियर? दूसरी बात, यह केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत किया गया था जिसका शीर्षक था न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के मूल्य श्रृंखला का विकास। यह भी सही है, 2011 से इसको शुरू किया गया है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के अगर आप ये देखें तो यहां पर दोनों लाइन सही है और इस प्रकार आप समझ पाए तो यहां पर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया हुआ है कि अग्निप्रस्थ, है ना? अग्निप्रस्थ जो न्यूज में है वो है क्या, है ना? तो अगर आप समझें तो अग्निप्रस्थ जो न्यूज में है यहां पर आप समझिएगा कि अग्निप्रस्थ एक तरह का पार्क बन रहा है ना? मिसाइलों का पार्क बन रहा है जो बेसिकली आईएनएस कलिंग की जो भी मिसाइल है उस मिसाइलों के इतिहास का झलक दिखाएगा। समझ पा रहे हैं आप? जैसे पार्क होता है ना किसी चीज का, वैसे ये मिसाइलों का पार्क है और इसमें मुख्य रूप से आईएनएस कलिंग के जो भी मिसाइल रहे हैं उनके पूरे या यूं समझिए कि वहां पर मिसाइलों के साथ साथ उसमें जो कर्मचारी थे उनकी भी जो है प्रतिकृति वहां पर आपको मिलेगी। क्लियर?
तो एक तरह से आईएनएस कलिंग का संपूर्ण इतिहास का झलक वहां मिलेगा। बोला यह जा रहा है कि इस अग्निप्रस्थ का सबसे प्रमुख आकर्षण केंद्र जो होगा वो P-70 AMETIST है। ठीक, बोलता है कि 1988 के आसपास जो है पानी के नीचे से एंटी शिप मिसाइल इसने लॉन्च किया था। ठीक है, जो कि बेहद आकर्षण का केंद्र होगा अग्निप्रस्थ का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अग्निप्रस्थ जो है वो बेसिकली क्या है, एक पार्क है। किस चीज़ का पार्क है? मिसाइलों का पार्क है ना। कहाँ की मिसाइलों का? तो बेसिकली आईएनएस कलिंग के मिसाइलों का, है ना। ध्यान रखेंगे सिर्फ मिसाइल नहीं, मिसाइल के साथ साथ वहाँ पर जो लोग कार्यरत रहे हैं उनकी भी प्रतिकृति वहाँ पर मौजूद मिलेगी। क्लियर? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि ऑप्शन इसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हाल ही में खबरों में एक जगह देखा गया, एरामेटिडिबुल न्यूज में है। देखिए एग्जाम में आपके कुछ ऐसी चीजें पूछती हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखिए पढ़ाने को करंट हर चैनल पे चल रहा है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको वो चीज़ दिया जाना जो वर्तमान के वर्ष में एग्ज़ाम में पूछा जा सके, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ऐसी जानकारी इकट्ठा करना बेहद ज़रूरी है। तो दिया हुआ है एरामेटिडिबुल, जिसे रेड सैंड हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है। यह कहाँ स्थित है? क्लियर है? तो अगर आप यहां पर समझें तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एरामेटिडिबुल जिसे रेड सैंड हिल्स कहते हैं, ये देखिएगा, समझिएगा बात कि न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि अभी आईएनएस कलिंग, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आईएनएस कलिंग ने जो है अभी एक पार्क बनाने का निर्णय लिया। एक और चीज, आईएनएस कलिंग ने विशाखापट्टनम में 2 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र, अब फोटोवोल्टिक क्या होता है यहां नहीं समझाएंगे, बस इतना समझिए कि सोलर एनर्जी से चलेगा। तो 2 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र जो है बनाने का निर्णय लिया है। बोला यह गया कि लगभग 25 साल तक इसका जो है लाइफ रहेगा, यानी कि बन जाएगा तो 25 साल तक जो है ये आपको लगातार हमेशा 2 मेगावाट एनर्जी देता रहेगा। ठीक है, ये आईएनएस कलिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसके संरक्षण का काम आईएनएस कलिंग ही करता है। ठीक है, ये एक भू विरासत है, भू विरासत स्थल है। इसके संरक्षण का काम आईएनएस कलिंग करता है। आईएनएस कलिंग अपने स्थापना के बाद से लगभग, मतलब कहने का मतलब है कि 1980 के दशक से ही ये हरित क्षेत्र में काम कर रहा है। ये वनीकरण, वृक्षारोपण, तटीय सफाई करना, और जो एरामेटिडिबुल जो भी भू विरासत स्थल है, इसके संरक्षण का काम आईएनएस कलिंग का ही है। क्लियर है? तो इसलिए चूंकि ये यहाँ पर डायरेक्ट न्यूज में है और ये यदा कदा न्यूज में आता रहता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे डायरेक्ट ना पूछ करके ये पूछेगा। क्लियर है? अब आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी। अच्छा देखिए, ये चीज़ें विद द एक्सपीरियंस आती हैं, है ना। या तो आप कहीं से उसको मतलब आप खुद एक्वायर करते हो, या फिर कोई आपको बताता है, आप उस पर भरोसा करके उस पर अमल करते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में ये पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश सही है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया हुआ है
सेना कमांडरों के सम्मेलन से संबंधित है ना। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 27 से 29 मई, 30 मई का करंट है तो 27 से 29 मई की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, 27 से 29 मई 2 दिन, 3 दिन, 27 से 29 मई तक कमांडरों का सम्मेलन दिल्ली के साउथ ब्लॉक में चला है। ठीक, इसलिए न्यूज़ में है। ध्यान दीजिएगा, ये कमांडरों का सम्मेलन जो होता है वो वैचारिक स्तर पर विचार विमर्श करने के लिए किया जाता है। हमेशा ये जो सम्मेलन होता है ये द्विवार्षिक होता है। क्लियर? हर साल हमेशा ये 2 चरणों में होता है, मतलब हर साल नहीं, हर 2 साल पर 2 चरणों में होता है। यानी एक बार अप्रैल में होता है, एक बार अक्टूबर में होता है। नॉर्मली अप्रैल में होगा और अक्टूबर में होता है, 2 चरणों में। ठीक, लेकिन इस बार चूंकि ये 12-13 अप्रैल को जो है, 12 या 13 अप्रैल को जो है, ये शायद 12 अप्रैल को, ये 12 अप्रैल से शुरुआत करने की बात थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे टाल दिया गया था। अब 27 से 29 मई तक इसको चलाया गया। ये कमांडरों का सम्मेलन हुआ है। ठीक है, और अगला जो चरण होगा, मैंने बताया हर 2 साल में 2 चरण होते हैं। ठीक है, जिस साल होगा उस साल 2 चरणों में बैठक होगी इसकी। ठीक है, तो पहला हो गया है 27 से 29 मई तक हो गया। इस बार अगला जो है जून में ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो जून में होगा वो 24 से 27 जून तक चलेगा। ठीक, इसलिए ये न्यूज़ में है ना। तो सेना के कमांडरों का सम्मेलन हो रहा है, हुआ है, इसलिए न्यूज़ में है। तो यहां बोलता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला लाइन बोलता है, सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तर की द्विवार्षिक घटना है। क्लियर? जो कि महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के लिए वैचारिक स्तर के विचार विमर्श की सुविधा प्रदान करती है। तो लाइन सही है। क्लियर? अगला बोलता है कि द्विवार्षिक सेना कमांडरों का सम्मेलन आमतौर पर हर साल अप्रैल और अक्टूबर में होता है। ठीक है, यहां पर अगर आप समझें, जब भी होता है तो अप्रैल और अक्टूबर में होता है, ये द्विवार्षिक सम्मेलन होता है। बस इस साल ये अप्रैल और अक्टूबर में नहीं है, इसलिए लाइमलाइट में रहेगा। ठीक, तो इसको रखिएगा याद। बढ़ते हैं, दोनों ऑप्शन सही होगा, तो यहां पर सी फॉर कैट जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, मातृभूमि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अब आप देखिए क्वेश्चन मैंने कहां से लिया हुआ है, कैसे ये क्वेश्चन बनते हैं आप समझिए। देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप पढ़ ले रहे हो, वो अलग चीज है। इसके अलावा आपके अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप होनी चाहिए कि आखिर में क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, वो डेवलप करने का प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए न्यूज़ में क्या है और कहां से क्वेश्चन उठाया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, MP वीरेंद्र कुमार का निधन हुआ है। रामानाथ कोविंद जी ने जो है शोक प्रकट किया है, इसलिए न्यूज़ में है। ये वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य थे और 14वीं लोकसभा के भी सदस्य थे। ये 14वीं लोकसभा जब थी तो उस समय लोकसभा में भी सदस्य थे। ये केरला के लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी के, मतलब लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी के केरल इकाई के अध्यक्ष थे। अब ध्यान दीजिएगा कि MP वीरेंद्र कुमार मलयालम दैनिक समाचार पेपर है, जो जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण चलता है, वैसे वहाँ पर एक समाचार है मातृभूमि। और ये मातृभूमि समाचार केरल में पढ़ा जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा समाचार पत्र है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब जनसत्ता या कुछ ऐसा है मतलब जिसको लोग जानते ना हो। तो बड़ा फेमस न्यूज़पेपर है वहाँ का। इस न्यूज़पेपर के MD, मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रेसिडेंट वर्तमान में MP वीरेंद्र कुमार थे। तो क्वेश्चन इनके निधन से नहीं आने वाला है, यहां से आएगा। समझ पा रहे हैं? अब एक सवाल और यहां से बनेगा कि मातृभूमि को किसने जो है स्थापित, मतलब ये जो मातृभूमि न्यूज़पेपर है, इसको सबसे पहले शुरू किसने किया था, किसने इसकी स्थापना की थी।
तो ध्यान दीजिएगा 1924 में पी केशव मेनन ने स्थापना की थी। अब एक और सवाल यहां बनेगा कि पी केशव मेनन आखिर में इतने फेमस क्यों हैं, क्यों थे पी केशव मेनन को फेमस मतलब प्रसिद्धि क्यों मिली थी? तो ध्यान दीजिएगा पी केशव मेनन वैकोम सत्याग्रह को स्टार्ट करने वाले इंसान थे, है ना, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। तो 1924 में जो वैकोम सत्याग्रह शुरू हुआ था तो उसको प्रकाशित करने के लिए उन्होंने जो है मातृभूमि अखबार चुना और वो आगे चल करके मलयालम में यानी केरला में सबसे बड़े अखबारों में से एक बना ये। ठीक है, तो यहाँ पर मातृभूमि पे क्वेश्चन बन सकता है, पी केशव मेनन से भी क्वेश्चन बन सकता है, वैकोम सत्याग्रह से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, आप समझिएगा इस बात को। तो यहां पर अगर आप समझें तो पहला लाइन बोलता है यह एक मलयालम समाचार पत्र है जो केरल से प्रकाशित होता है, तो लाइन सही है। दूसरा बोलता है इसकी स्थापना 1924 के त्रावणकोर में वैकोम सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले स्वतंत्रता सेनानी केपी केशव मेनन ने की थी। ठीक है, तो दोनों लाइन जो है यहां पर सही है, इसलिए सी फॉर कैट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है बागजन तेल क्षेत्र। अगर आपको पता हो तो बागजन तेल क्षेत्र में अभी जो है एक विस्फोट हुआ है, इसलिए न्यूज़ में है। ठीक, अब ये बागजन तेल क्षेत्र है कहाँ, इसलिए ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और क्या पूछ सकता है कि किसके द्वारा ये प्रबंधित किया जा रहा है ना। तो और पूछ सकता है कि भाई किसके अंतर्गत है ये। तो ध्यान दीजिएगा कि असम के मुख्यमंत्री ने जो हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हैं उनको ये सूचना दी कि यहाँ पर जो बार बार विस्फोट हो रहा है इस पर कुछ न कुछ मतलब विचार किया जाए, कुछ उपाय अपनाए जाए। तो ध्यान दीजिए कुछ तकनीकी खामियां होती हैं जहाँ पर ये जो बागजन तेल क्षेत्र है बेसिकली इंडियन ऑयल द्वारा इसे मैनेज किया जा रहा है और असम के तिनसुकिया जिले में तिनसुकिया जिले में ये पाया जा रहा है और मैनेज किया जाता है इंडियन ऑयल द्वारा। इसमें विस्फोट हुआ था इसलिए न्यूज़ में है। तो असम के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री को आगाह किया कि ऐसी चीज़ें आगे न हो, इसका देख रेख किया जाए। ठीक है, कई बार लगातार विस्फोट हुआ है। ठीक, और तकनीकी कुछ कमी है जो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, इसलिए ये न्यूज़ में है ना। तो अगर यहाँ पर देखें चारों ऑप्शन में से तो ये दूसरा ऑप्शन सही होगा, असम। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आप लोग समझ पाए होंगे और बने रहने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा अगर लगा कि अच्छा चल रहा है चीज़ें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।